सो हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पे। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके जो लास्ट लेक्चर कितना शायद से 9th लेक्चर चल रहा था हमारा। 9th लेक्चर का जो आपका होमवर्क बचा हुआ था, कुछ एससीबी के क्वेश्चन थे, उसके आप शायद आज वर्कड आउट एग्जाम्पल्स होंगे, उसको हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो उसके साथ आज हम शुरू करेंगे, तो आप इसको लेके बैठिएगा तब तक के लिए आप इसको लेके बैठिएगा, अच्छे से ट्राई करके आइएगा। और यहाँ पर जो है आप तभी आइए जब उसको पूरा अच्छे से, मतलब एक बार पूरा अच्छे से डील कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके थ्योरम के। ठीक है, जिसने वो चीज़ कर ली होती है ना, वो आपका मतलब काफ़ी कुछ क्लोज होता है आपके एग्जाम के, मतलब एक तरीके से आपका जो एग्जाम का पैटर्न के। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते मैं डायरेक्टली शुरू करना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। भाई आप लोग आ जाइए, आप क्वेश्चन नंबर 31 के साथ डील करेंगे हम। क्या है भाई, ये एच.सी. वर्मा है, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, भाई ग्लास से एयर के अंदर का, पता नहीं शायद ये क्वेश्चन करा है क्या अभी, कोई बात नहीं, फिर से डील कर देते हैं। मुझे याद नहीं रहता है कि कहीं पर ये कहीं दूसरे बैच में ना होगा। आपके जो है कितने, लाइट फॉल फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास है ये आपका, इसका जो म्यू है वो कितना है 1.5 है। ठीक है, और इधर एयर है, तो आपको बताना है कि कितने एंगल के लिए आपके पास जो है अवेलेबल होगा। भाई देखो यहाँ पर ये अगर आपका इंसिडेंट, ये आपका एंगल आई है। ठीक है, आप जानते हैं कि आई कितना हो सकता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन के लिए, थीटा सी के इक्वल हो सकता है। और अगर ये मान लेते हैं थीटा सी के इक्वल ही है, यहाँ पर आई, पहले चलिए धीरे धीरे करके आपको बताते हैं। आई आपका होता है और आई के लिए आपका आर होता है। जब ये रेयर में जा रहा है तो आपका आर क्या है, आपका आई से बड़ा है, तो आपके पास डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। ठीक है, अच्छा आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, आर हो सकता है आपका गेजिंग, एक तरीके से करके पूरा ऐसे निकल गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है 90 हो सकती है मैक्सिमम। अच्छा उस टाइम पे आई कितना हो जाएगा, उस टाइम पे आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आई इक्वल टू थीटा सी। तो डेल्टा आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा भाई आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका 90 तो नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा सी आपका जीरो नहीं होता है। अगर मैं डेल्टा को यहाँ पर 90 लगा दूं तो थीटा सी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वो तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज रिफ्रैक्शन से तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपका टीआईआर करवाना पड़ेगा। तो टीआईआर के अंदर हम क्या करते हैं भाई, कि आपका क्या होना चाहिए, आपका डेल्टा, डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या होता है रिफ्लेक्शन के अंदर 180 माइनस 2i। डेल्टा कितना है 90, 180 माइनस 2i। ठीक है, और यहां पर क्या है 2i इक्वल टू कितना 90, i इक्वल टू कितना 45। आई कितना होगा 45 डिग्री। तो आई को अगर मैं 45 डिग्री ले लूं तो आपका क्या है डेविएशन कितना आ जाएगा 90 डिग्री का मिलने लगेगा। एक और चीज बस यहाँ पर ध्यान रखने की होती है भैया, कि आपने I45 तो ले लिया, लेकिन क्या ये चीज पक्की है कि आपका इसी आई पर टीआईआर हो भी रहा है, क्योंकि टीआईआर के लिए आपका क्या हो जाता है भाई, मिनिमम आपका एंगल जो है थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। तो जरा थीटा सी देख लेते हैं यहाँ पर, थीटा सी क्या है क्रिटिकल एंगल, तो साइन थीटा सी शुड बी इक्वल टू आपका कितना होता है 1/μ होता है। ये कितना हो गया 1/3/2, ये कितना हो गया 2/3, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, और साइन 45 एक्चुअली में कितना होता है, साइन जो 45 होता है वो होता है भाई आपका कितना 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे क्या गया 2 आ गया। √2 होता कितना है 1.414 होता है, डिवाइड बाय कितना 2 हो गया। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 0.702 आ गया। अच्छा साइन थीटा जो होता है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
ठीक है, मतलब जैसे थीटा बढ़ेगा आपका साइन थीटा ही बढ़ेगा। अगर साइन थीटा किसी का बड़ा है तो मतलब उसका थीटा भी बड़ा है, ये चीज मैं कह सकता हूं। और अगर ये वाली चीज है मेरे पास कि देखो ये आपका क्या है 2/3, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो आपका हो जाएगा 0.66, 0.666, इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब ये वाली जो क्वांटिटी है ये इससे बड़ी है, इसका मतलब ये जो थीटा है ना 45, ये आपका थीटा सी से बड़ा होगा, और बड़ा है तो TIR हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने इसलिए समझाई कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया आपका, एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया और आपका कुछ ऐसा सेट कर दिया कि साइन थीटा सी आपका कितना आएगा, थीटा सी 53 डिग्री आने लगे, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगी। बच्चे टिक करके आएंगे 45, आंसर होगा नॉट पॉसिबल या फिर NOT, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना, गलती करेंगे नहीं तो मैक्सिमम बच्चे ये अच्छा खासा मार्क्स लूज कराने वाला क्वेश्चन बनेगा। जहां पर +4 हो सकते थे वहां पर आपका क्या है 5 नंबर का नुकसान, 4 तो गए, एक नेगेटिव होगा। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के साथ हम डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के साथ हम डील कर रहे हैं। 32 में क्या है, the point source is placed at a depth h below the surface of the water, shows that light escapes through the circular area in the water surface with the center directly above the point source। भाई देखो आपका अगर एक तरीके से ये है और h नीचे एक सोर्स है, तो भाई यहाँ से आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे आपकी लाइट इससे एस्केप कर सकती है, उसके बाद क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा। अच्छा ये तो आपका क्या है 2D में मैं दिखा पा रहा हूँ, आपका सरफेस क्या होगा पूरा ऐसे होगा, मतलब ये इस तरीके से आपका हमेशा क्या होगा, ऐसे एंगल बनेगा ऐसे करके। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे करके, अगर ये आपका सरफेस है सामने तो ऐसे करके एंगल बनेगा इसका। तो सर्कल का जो इसका सेंटर होगा वो आपका यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और उसका जो रेडियस होगा भाई, फाइंड द एंगल सबटेंड, it is directly find the angle subtended by the radius of the area on the surface। Radius of the area on the surface, find the angle subtended by a radius of area on the surface। अच्छा मतलब ये आपका इस रेडियस का आपका इस सरफेस पे जो एंगल बन रहा है वो आपको पूछा जा रहा है, मतलब वही है। ये आई कितना हो जाएगा, थीटा सी के इक्वल हो जाएगा। और थीटा सी के आपका इक्वल कैसे हो जाएगा भाई, इसको कर लेते हैं साइन थीटा सी, वो तो 1/μ होता है, तो थीटा सी आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ। आपका दे भी रखा है क्या आपका, इस तरीके से करके 1/μ पर ही हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इसको रब कर रहा हूं। A container contains water up to height 20 centimeter and there is a point source at center of the bottom of the container. A container contains water up to height 20 centimeter. Rubber ring of radius r floats centrally on the water। भाई देखो ऐसा है कुछ है कि कंटेनर कंटेन वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर, सोर्स जो सेंटर ऑफ द बॉटम पे है आपकी, ठीक है, और ये कितनी है आपकी, ये आपकी 20 सेंटीमीटर है। द सीलिंग ऑफ द रूम इज 2 मीटर, द सीलिंग ऑफ द रूम इज 2 मीटर अबव द वाटर सरफेस, मतलब ये इसके 2 मीटर ऊपर आपका ये बना हुआ है। ठीक है, सो पूछा क्या गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द शेडो ऑफ द रिंग। रिंग का रेडियस क्या है भाई, रेडियस r, मतलब रेडियस r का आपका एक रिंग है।
ये सरफेस पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी रे ऐसे हुई और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा आई और ये आर। अच्छा ये आपका वो दे रखा है इसके अंदर 4/3, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन आई अपॉन में साइन आर, क्योंकि आपका क्या है डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी आपकी हो जाएगी 3/4, डेंसर से रेयर में जाके क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। सो एंगल आई आपका क्या बन जाएगा भाई, ये आपका 20 तो है ही। अच्छा आर की कुछ वैल्यू तो रखी है, हाँ, फाइंड द रेडियस ऑफ द शैडो फाउंड इफ आर इज 15, तो ये आपका 15 दे दिया है। और अगर ये 15 है ये 20 है, तो एक तरीके से क्या है ये 3 × 5 4 × 5, तो 3 और 4 का ये रेशियो बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगी ये लेंथ। और अगर ये 25 होगी तो मैं आई निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये भी आपका आई है। सो साइन आई मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन आई मेरे पास हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दिस अपॉन में दिस, और दिस अपॉन में दिस आपका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5, नहीं सॉरी दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो साइन आई कितना हो जाएगा 3/5 अपॉन में साइन आर 3/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा साइन आर कितना हो गया 4/5 आ गया। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है 53 डिग्री। और अगर ये 53 डिग्री आ चुकी है आपके पास में, तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है आपकी 2, ये आपका कितना हो गया 37, ठीक है। तो और ये आपका आर कितना हो गया 53, ठीक है। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 10 53, टेन 53 आपका क्या हो जाएगा भाई, 1053 हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ये कितनी है यहां से यहां तक की। अच्छा और लेकिन हमें तो डिस्टेंस क्या है ये भी काउंट करना पड़ेगा, तो प्लस कितना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ 3 बाय आपका 20 आ जाएगा, तो 8/3 प्लस 3/20 कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लेना इसको, मैं आपको रख लेगा, ये आपका आंसर होगा। शेडो ऑफ द रिंग का रेडियस पूछा था ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच शेडो ऑफ द रिंग, बी पार्ट भाई इसका पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द शेडो ऑफ द रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग। भाई मैक्सिमम वैल्यू आर मतलब ये आपका यहाँ पर 15 है, 15 ये आर की मैक्सिमम वैल्यू बताइए इस रिंग के रेडियस की, जिससे कि आपकी शेडो बन जाएगी। भाई अगर आपके रिंग आपका अगर इसकी रिफ्लेक्शन कैटेगरी के बाहर आ गया, मतलब कि एक पॉइंट होगा ना जब ये आपकी क्या है रिफ्लेक्शन करने लगी, तो जब वहां से लाइट जा ही नहीं रही, जैसे आपका अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिंग का एक जो है सर्कल आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से करके, तो यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है TIR वाले पॉइंट तक हो सकती है। तो TIR वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, TIR वाला पॉइंट आ जाएगा भाई कि अगर ये मेरे पास आई है, हाँ
यहाँ पर साइन थीटा सी की वैल्यू देख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/μ। साइन थीटा सी की वैल्यू 1/μ, म्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। सो अगर ये मेरे पास मैं इसका ट्रायंगल बनाऊंगा तो 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 4 जा 16 माइनस 3 कितना हो गया -9, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √7। ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा इस पर्टिकुलर थीटा सी के लिए, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी, आर ये कितनी थी 50, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 10 थीटा सी। टेन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। क्या हो जाएगा भाई, इसका जो रेडियस था इस सेंटीमीटर में है, ये आपका 60/में कैलकुलेट कर लेना। सो इसी के साथ ही भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप लोग ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्टिव 1 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब टेक प्लेस कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन रखे हैं, लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर, रेयर से डेंसर में तो नहीं लेता है, किससे होता है डेंसर टू रेयर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, मतलब बाकी सब ऑप्शन तो इसके बेकार ही होंगे, पढ़ लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया आर क्लोज टू ईच अदर, ये भी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया आर वाइडली डिफरेंट, नहीं ये भी कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो भाई आप अब लोग आ जाइए, वर्कड आउट एग्जांपल पे हम डील करेंगे। वर्कड आउट एग्जांपल जो इसके हैं HC वर्मा की, सबसे पहले शायद से हमें क्वेश्चन नंबर 2 डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे पेज नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो पेज नंबर कौन सा है, ये 417 है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला गया है भाई, ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर, 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एंड क्लोजर टू द पोल इज 20, फोकल लेंथ इसकी 10 है। ये आपकी 20 है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, एफ इसकी कितनी है 10 है। चलो देख लेते हैं कि भाई इसका कितना होगा। ये आपका पॉइंट अगर मैं लगाऊं, ये ए और ये बी, तो ए की जरा इमेज देख लेते हैं, 1/v प्लस 1/u, u कितना हो गया 20 हो गया, इक्वल टू 1/10, ये कितना हो जाएगा -20। इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। अरे वैसे भी 20 तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही था, तो हमें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आंख बंद करके थोड़ा सा कर रहा था। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के परे होता है पॉइंट, उसकी क्या इमेज बनती है, वो कहीं यहाँ पर बनेगी। तो वैसे कर लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा एक तरीके से 1/v प्लस कितना हो गया 1/-30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा
माइनस 10, 1/v कितना हो जाएगा भाई आपका ये -10 + 1/30 कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा -3 प्लस कितना आ गया 1 आ गया, v आपका कितना आ जाएगा 30/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। सो अच्छा लेंथ कितनी रहेगी इसकी, पहला पॉइंट 20 दूसरा -20 दूसरा पॉइंट -15 पे कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ द इमेज, 5 सेंटीमीटर की लेंथ। आगे बढ़ते हैं। Consider the situation shown in figure. Find the maximum angle theta for which the light suffers total internal reflection at vertical surface. Find the maximum angle theta. देखो ऐसा हो रहा है, यहाँ पर लाइट रे आई थीटा एंगल पे और इस तरीके से करके बेंड हुई होगी और यहाँ पर ये इसका टी आई होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया आर, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा आर। ठीक है, एक तरीके से देखो, अगर आपका क्या है मैक्सिमम एंगल थीटा की बात कर रहा है, अब अगर थीटा को मैं छोटा करूंगा तो थीटा आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये आपका बड़ा होता जाएगा और ये बड़ा होगा तो पक्का इसके अंदर टी आर होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं थीटा सी को बड़ा करता रहूंगा तो ये भी आपका बड़ा होगा और ये आपका छोटा हो जाएगा। सॉरी, अगर मैं इसको बड़ा करता रहूंगा थीटा सी, क्या बोला है भाई इसके अंदर, कंसीडर द सिचुएशन which suffers total intersection at the vertical. Find the maximum angle theta for which कितना मैक्सिमम एंगल के लिए आपका ये टी आई आर सफर करेगा। ठीक है, टी आई आर सफर करेगा मतलब find the maximum angle theta for which light suffers total intersection at vertical surface. मैक्सिमम एंगल थीटा, अगर मैं थीटा को छोटा करूंगा, ठीक है, थीटा को छोटा करूंगा, थीटा आपका अपने आप ही छोटा हो जाएगा, अपने आप थीटा छोटा होगा तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा तो आपका टी आर पक्का होना है। अगर ये आपका छोटा होने लग गया तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका टी आर होने में परेशानी होगी। इसके लिए इसलिए इसके अंदर पूछा है कि हाँ भाई थीटा की क्या होगी, एक तरीके से एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ज्यादा लेने पर आपका क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा, फिर आपका टी आई आर पॉसिबल होगा ही नहीं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो बस मैं आपको थोड़ा सा फील दे रहा था इसका। साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा आर, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है म्यू। ठीक है, और आपका एक मिनिमम कंडीशन में निकाल रहा हूं, मिनिमम कंडीशन के अंदर मैं मानता हूं कि ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाएगा, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए मैंने बोला कॉस 90 माइनस थीटा आर, जो आपका क्या होना चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा आर, वैसे तो चलो इसको मैं यही बोल सकता हूं, शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी किसके इक्वल होता है, 1/μ के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो कॉस 90 माइनस आर को मैं क्या बोलूंगा, सॉरी साइन 90 माइनस आर लिखना था पहले, तो कितना हो जाएगा, कॉस आर कॉस थीटा। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1/μ। ठीक है, ये चीज आपकी आ चुकी है। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा तो मेरे पास साइन बदल जाते हैं, इसका मतलब 1/में कॉस थीटा आर शुड बी लेस देन कितना हो जाए, आपका क्या होना चाहिए, म्यू आपका इससे बड़ा होना चाहिए, म्यू आपका इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और म्यू क्या है, म्यू आपका इसके भी इक्वल है। तो जरा लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा आर शुड बी ग्रेटर देन 1/में कॉस थीटा आर। ठीक है, सो फिर से अगर मैं इसको देखना चाहूंगा
फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी बीटा फॉर विच द लाइट ऑफर्स। अच्छा म्यू इक्वल टू आपका दे दिया है कितना, म्यू इक्वल टू कितना दे दिया है भाई, सॉरी म्यू इक्वल टू 1.25 दे दिया इसके अंदर। तो मतलब कि इसकी वैल्यू तो मेरे पास है साइन थीटा अपन में साइन थीटा आर की, ठीक है। ये कितनी है आपकी, ये आपकी है 1.25, 4/5 आ जाएगी। लेस देन कितना होना चाहिए एक तरीके से, ये आपका किसके इक्वल है, ये आपका 4/5 के इक्वल है। तो 1 में कॉस, सॉरी ये 5/4 है क्योंकि आपका डेंसर रेयर में आ रहा है 5/4 है। इसका मतलब कॉस थीटा आर जो आपका होना चाहिए वो कितने से बड़ा होना चाहिए, कॉस थीटा आर जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन आपका 4/5 होना चाहिए। और अगर आपका कॉस थीटा आर आपका 4/5 से, ये एक मिनिमम कंडीशन है आपकी, और अगर ये आपकी मिनिमम कंडीशन है, और अगर ये आपकी मिनिमम कंडीशन है तो थीटा एक्चुअली मेरे पास कहाँ ये आपकी आ रही है, थीटा आर पे कंडीशन आ रही है, ठीक है। मैं अगर इसको थीटा में कन्वर्ट करूंगा, सो आपका अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा आर को लेके आऊंगा तो आपका क्या है, ये इसकी मिनिमम कंडीशन है कि आपका कॉस थीटा आर 4/5 से बड़ा होना चाहिए, और नहीं तो आपका साइन थीटा आर लेस देन होना चाहिए आपका कितने से, 3/5 से होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इक्वालिटी यहाँ पर डाल दूंगा तो यहाँ पर अगर मैंने साइन थीटा आर की वैल्यू 3/5 डाल दी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4 आ जाएगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 डील करेंगे हम। राइट एंगल प्रिज्म मेड बाय सिलेक्टिंग, ठीक है। इतना एक ऐसे करके एक प्रिज्म बनाया गया भाई, ठीक है, और इसके इस वाले फेस के परपेंडिकुलर आपकी लाइट रे आती है, ऐसे गई और ऐसे निकल गई। ये आपका हो गया थीटा, ये आपका क्या हो गया थीटा। ये पेन आपका चल नहीं रहा है तो पेन चेंज करते हैं। सो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर दिस टू बी पॉसिबल, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर दिस टू बी पॉसिबल, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि भाई मिनिमम हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। एक चीज तो ये है भाई, यहाँ पर भी टी आई आर चाहिए, मतलब एक तरीके से क्या होना चाहिए, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, साइन थीटा सी, और साइन 90 माइनस थीटा वो भी आपको कितना होना चाहिए, साइन थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। ये किसके इक्वल होता है, ये आपका 1/μ के इक्वल होता है, ये भी आपका 1/μ करती है। ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 1/μ होनी चाहिए। ये दो चीजें हमारे पास आ रही है। व्हाट शुड बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर दिस टू बी पॉसिबल। एक चीज देखिए कि जैसे कि भाई मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि
म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इसको फिर से अच्छे से लिखना चाहूंगा तो इसका मतलब आपका जो है म्यू शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, साइन थीटा, और म्यू शुड बी ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, कॉस थीटा। ये आपका दोनों से ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके थीटा को आप इक्वल कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो एक क्या होगा, एक छोटा रह जाएगा एक बड़ा आ जाएगा। दोनों की इक्वलिटी देखिए, इक्वलिटी होती है थीटा इक्वल टू 5/4, ठीक है। सॉरी, ये 1 में साइन थीटा आना चाहिए था, 1 में, क्योंकि वहां पर क्या है, कॉस थीटा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा 5/4 पे कितना, 1/√2, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन कितना आएगा, 2। तो आपकी ये वाली चीज पॉसिबल होनी शुरू हो जाएगी। What should be the minimum refractive index for this to be possible? For mu is equal to कितना, for mu is equal to 5/3, भाई यहां से मेरे पास क्या 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 चीज आ रखी है, 1 में साइन थीटा के बड़ा होना चाहिए म्यू, 1 में कॉस थीटा से बड़ा होना चाहिए म्यू, ठीक है भाई। और थीटा म्यू की वैल्यू कितनी दे दी है, 5/3, 5/3। मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 1.414, ये कितनी है, 1.6, चलो बड़ी तो है, मिनिमम वैल्यू से तो बड़ी है। अब थीटा क्या दे रहा है, थीटा इक्वल टू 60 दे दिया। अगर इसने थीटा 60 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 आपको 1/2 होता है, तो 2 आपका है, तो म्यू हमें कितना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 2 से। और ये जब 2 से बड़ा है तो ये आपका कितना है, sin 30 से तो बड़ा हो ही जाएगा, 1/sin 30 से, ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन आपका क्या है, म्यू की वैल्यू कितनी रखी है, 5/3, जो आपकी क्या है, 2 से, तो आपकी क्या है, ये होना चाहिए मिनिमम 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इससे ये वाली कंडीशन तो आपकी सही नहीं आएगी, ठीक है। होना क्या चाहिए, 2 से बड़ा, दिया क्या है, 5/3 से बड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बोले हो भाई 3 जो है 2 से बड़ा, 5, भाई 5/3 से 2 के बीच में जो नंबर है वो उसके गायब हो जाएंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये वाली चीज गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है यहीं पर। सेवन की तरफ नजर मारेंगे, 7 क्वेश्चन पे। A point object O is placed in front of a transparent slab at distance x from the it is seen from the other side of the slab by a light incident. The thickness of the slab is t. If the refractive index ensure that the apparent shift in the position of the is independent of the x. भाई ये जो चीज होती है, एक ऑब्जेक्ट आपका t इसकी थिकनेस है, इससे इसका डिस्टेंस है मान लेते हैं x, इसको हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है। तो जरा पहले इस वाले सरफेस से यहाँ पर बैठ के जरा देखते हैं, तो ये डिस्टेंस हमें कितना दिख जाएगा, क्योंकि हम डेंसर से रेयर में देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स हो जाएगा, म्यू इंटू क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा एक तरीके से। और जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा, आई यहाँ पर लगा के, ये मान लेता है ये वाई है, और जब मैं इसको यहाँ पर देखूंगा क्या होगा, म्यू इंटू एक्स प्लस कितना हो गया, ये तो डिस्टेंस इस वाले फेस से आया था, प्लस कितना हो गया, टी हो गया, और डिवाइड बाय क्या, अब मैं इसको बाहर से देख रहा हूँ तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इस वाले फेस से जो इसका है, जब हम यहाँ से देख रहे होंगे तो एक्स प्लस पी बाय म्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहां से जब मैं देखूंगा तो प्लस क्या करना पड़ेगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। पहले डिस्टेंस क्या था, पहले डिस्टेंस था, अगर मैं यहाँ पर ये स्लैब नहीं लगाता, x प्लस टी प्लस वाई, शिफ्ट कितने का आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा x प्लस टी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टी बाई म्यू माइनस वाई, एक्स हो गया वाई, एक्स हो गया वाई आ गया, गेम ओवर, ठीक है। ये कितना आ गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आपका एक्स प्रूव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहेगा? कंसीडर द सिचुएशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बॉटम फॉर्म्ड बाय द मिरर। भाई बॉटम की इमेज पूछी जा रही है, ठीक है। क्या दिया गया है? एक मिरर है ऐसे, तो ये आपका डी है। अगर मैं देखूंगा तो भाई ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का h माइनस डी। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो इस मिरर के एस्पेक्ट में इसका बॉटम दिख कितने पे रहा है? भाई इसका कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई? ये आपका डी है, तो ये कितना हो जाएगा? डी बाय म्यू आ जाएगा। डी बाय म्यू प्लस कितना हो जाएगा? h माइनस डी। ये आपका मिरर के लिए इसके बॉटम की जो इसको दिख रहा होगा, इतना ही इसके पीछे बन जाएगा। तो डी बाई ये आपका हो गया, यही आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा h माइनस डी प्लस डी बाय म्यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। A beaker contains water up to height h1 and kerosene above water up to height h2. Find the apparent shift in the position of the bottom of the beaker when viewed from the above. भाई देखो, एक बीकर है, इसके अंदर नीचे वाटर रखा हुआ है h1 तक और h2 तक, उसके ऊपर आपका h2 तक क्या है? केरोसिन ऑयल है, ठीक है। ये μ1 है, ये आपका μ2 है, ठीक है। सो शिफ्ट पूछ रहे हैं भाई इसके अंदर, शिफ्ट कि शिफ्ट कितना होगा? भाई इसकी वजह से शिफ्ट कितना होने वाला है? सिंपल सी चीज है, h1 1 माइनस 1 बाय μ1। ये शिफ्ट 1 इसको नाम दे देता हूं, ये हो गया s1 प्लस क्या करना पड़ेगा? s2। भाई इसकी वजह से शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट कितना हो जाएगा? सॉरी, h2 1 बाय ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी इसे डायरेक्ट शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने एक एक करके कैलकुलेट कर दिया है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। टेन के ऊपर देते हैं 10। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन इंटरफेस ए एंड बी। ए और बी का एक इंटरफेस था, ये आपका क्या है? ये आपका μ2 है और ऊपर वाला आपका μ1 है। जब लाइट रेस के अंदर से जा रही थी तो बोला गया है कि ये जो एंगल थीटा है, थीटा इज थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है, मतलब मैं दिखा नहीं रहा हूं यहाँ पर, इज ग्रेटर देन थीटा सी। अगर ये ऐसा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा TIR, ये ऐसे जाएंगे। बोला गया है कि अगर मैं इसके ऊपर एक स्लैब लगा देता हूं, एक म्यूटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तब क्या होगा? ठीक है, तो इसके अंदर हम दो कंडीशंस को देख सकते हैं, सॉरी μ3 की, ये μ3 दिया होगा, ठीक है। तब इसके अंदर क्या होने वाला है भाई? तब इसके अंदर जरा देखते हैं कि भाई अगर ये μ3, ये आपका क्या होता है? रेयर डेंसर से रेयर में जा रहा है, मतलब क्या होता है? μ1 इज लेस देन आपका कितना होता है? μ2 होता है, ठीक है। और अगर ये μ3 μ1 से भी कम हो गया, तो इसका पक्का यहीं पर ही TIR हो जाएगा, ठीक है।
और अगर ये म्यू थ्री बड़ा हुआ म्यू टू से, सॉरी नहीं बड़ा नहीं, बड़ा हुआ म्यू वन से पर कितना छोटा हुआ म्यू टू से, म्यू वन और म्यू टू के बीच में आ गया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा भाई, तब क्या हो जाएगा, तब आपकी लाइट रह जाएगी और इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा ऐसे करके, और आप जानते हैं कि जब इससे बाहर निकलेगी उसी थीटा एंगल पे निकलेगी, और अगर उसी थीटा एंगल पे इससे बाहर निकलती है रे, एक मिनट दियो, एक मिनट दियो, अगर ये थीटा नहीं 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 नहीं, इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप हाँ इस तरीके से डील कर लीजिए, ये आपका म्यू टू हो गया, ये आपका म्यू थ्री हो गया, और ये आपका इस तरीके से करके म्यू वन हो गया, ठीक है। और जैसे ये म्यू थ्री के अंदर एंटर कर रहा है तो इसको आप क्या कर लीजिए, मैं आपको दो तरीकों से इसको बता सकता हूं, इसको आप थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, हल्का सा ऊपर उठा लीजिए, या फिर नहीं, चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो थीटा से आपको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एंगल कोई आर आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो एंगल आर को अगर मैं आपका डिफाइन करूंगा, साइन थीटा अपॉन में साइन आर, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये आपका इक्वल हो जाएगा थीटा का पॉजिटिव, आर का एंगल यहाँ पर, आर का एंगल कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा म्यू थ्री अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू टू, ठीक है। तो साइन आर मेरे पास होगा, और जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये म्यू थ्री से म्यू वन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो साइन आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर के इक्वल हो जाएगा अपॉन में ये वाला एंगल साइन आर। इसके लिए जरा देख लेते हैं, पहले पहले तो देखते हैं, जरा देखते हैं कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल है कितना, यहाँ पर इसके लिए इन दोनों मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, तो साइन आर शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आपका कितना म्यू वन अपॉन में म्यू थ्री, ठीक है। और साइन थीटा क्या दे रखा था मुझे, साइन थीटा इज ग्रेटर देन कितना दे रखा था, स्टार्टिंग में ही हमें म्यू वन अपॉन में कितना है म्यू टू, ये चीज मुझे दे रखी थी, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि भाई साइन आर है कितना, साइन आर मेरे पास है कितना, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, साइन थीटा म्यू टू अपॉन में म्यू थ्री, ये टी आई आर क्या, अगर यहां पर एक कोई टी आई आर हो रहा है तो ये चीज होनी चाहिए, तो ये आपका क्या है साइन थीटा म्यू टू अपॉन में म्यू थ्री, म्यू वन अपॉन में कितना आएगा म्यू थ्री, ठीक है। तो क्या चीज दे रखी है भाई, कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। म्यू टू क्या हो जाएगा, अगर सेम नंबर से मैं दोनों साइड डिवाइड करता हूँ वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन क्या रहा है, यहां पर भी भाई आपका क्या एक तरीके से टी आई आर हो रहा है, टी आई आर आपका हो रहा है, क्योंकि आपका क्या है साइन आर की बस मैंने वैल्यू डाली, साइन आर की वैल्यू डाली, तो साइन आर आपका ये चीज होनी चाहिए, और हाँ ये चीज आ भी रही है कि साइन थीटा आपका क्या है म्यू वन अपॉन म्यू टू से तो आपका बड़ा ही था, तो यहाँ पर भी जब भी आप इसको ऐसे भी लेके जाएंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा टी आई आर हो जाएगा। और ऐसे ही करके आप जब आप देखेंगे कि अगर आप आपका म्यू थ्री को बड़ा भी कर देंगे ना म्यू वन, और अगर आपका म्यू थ्री बड़ा भी कर देंगे तब भी आपका ये चीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, यहाँ पर कोई एक एंगल बनेगा आर, वो आर तब भी वैसा का वैसा ही रहेगा, साइन अपॉन में साइन आर रहेगा, ठीक है। म्यू थ्री अपॉन में म्यू टू डालूंगा, ये आपकी इक्वेशन फिर से वैसे ही सेम टू सेम बनने वाली है,
और अगर सेम टू सेम बनेगी तो ये आपका ऐसा ही होना चाहिए और फिर से आपकी वही सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, कोई भी फर्क उसका नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A concave mirror of radius 40 सेंटीमीटर lies horizontal water field, मतलब एक तरीके से ऐसा एक आपका कॉन्केव मिरर है। Concave mirror of radius 40 centimeter lies on a horizontal table. अच्छा, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ए स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एट पॉइंट पी, यहाँ पर फ्लोट कर रहा है vertically above the point contact of the mirror, which table it will locate the image of the dust particle as seen from the point directly above it, मतलब बहुत यहाँ पर कहीं दूरी पर आई है प्रेजेंट, तो इसको इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ पर दिखेगी। तो जरा बनाना शुरू करते हैं भाई। 5 सेंटीमीटर पे, तो जरा इमेज देखते हैं कहाँ पर बन रही होगी। 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना, 1/f हो जाता है। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना आएगा, f हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ जरा। सो जो इसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बन रही होगी भाई, v क्या है वही हमें निकालना है। u कितना है, 1/-5, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/-20, और 1/v कितना आ गया एक तरीके से यहाँ पर -20 प्लस 1/5, और अच्छे से इसको देखेंगे कितना आ गया, 20 -1 प्लस 4 कितना हो गया, 20/3। ये क्या है, v की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आई है भैया, इसका मतलब आपकी जो v बनेगी वो कहीं यहाँ पर होगी, इससे 20/3 नीचे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस एक तरीके से क्या हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस हो गया 5 + 20/3। 5 + 20/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/3 + 20, 35/3 हो गया। किधर से, इधर से हो गया। ठीक है, और अगर आई इसको यहाँ से देख रही है तो आपका क्या है, एक तरीके से ये आपका वाटर के जैसा बिहेव करेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 35/3 और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, अपर एंड डेप्थ के लिए म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है वाटर की, 4/3, 35/3 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 35/4। ठीक है, 35/4 पे आपकी इमेज दिख रही होगी, लेकिन 35/4 तो कहाँ से है, यहाँ से है आपका, इस वाले से। ठीक है, और अगर मैं यहां से देखूंगा तो मिरर से कितना होगा भाई वो डिस्टेंस, मिरर से होने वाला है आपका, मिरर से होने वाला है भाई आपका कितना, 35/4 माइनस कितना 5 करना पड़ेगा, 20, 15/4 फ्रॉम दिस पॉइंट। द क्या पूछा है, लोकेट द डस्ट पार्टिकल एज सीन फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। कितना आएगा ये आंसर इसका, इसने बिलो द वाटर सरफेस की बात करी है, बिलो द वाटर सरफेस की बात करी है, तो कितना है 35/4 आंसर है।
35/4, तो इसको अगर हम देखेंगे 4, हाँ 4 8 32 8.75। मैंने दोनों ही आंसर निकाल दिए थे, बट इसने क्या है, इसने 35/8 यही पूछा है, यही इसने पूछा था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। An object is 21 centimeter in front of the concave mirror of radius of curvature 20 centimeter, a glass slab of thickness 3 centimeter। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या करा गया तुम्हारा, एक मिरर से जिसका आपका आर कितना है 20 है, इससे 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर पे आपका एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, एक ग्लास स्लैब इसके बीच में डाल दिया गया है, इन दोनों के बीच में कितना 3 सेंटीमीटर का, जिसका म्यू कितना है, म्यू है जिसका 3/2। पहले तो देखते हैं इसकी वजह से शिफ्ट कितना आ गया होगा भाई। शिफ्ट जो होता है वो आपका कितना होता है 3 × 1 - 1/म्यू कितना है भाई 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया। मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्ट कितना है, मिरर को 20 पे दिख रहा होगा। ठीक है, 20 एक तरीके से क्या हो गया, इस तरीके इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की इमेज कहाँ बनती है, उसकी चीज वहीं बनती है। लेकिन क्यों बनती है, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज जान लेना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आपका होता क्या है। जैसे ही आपका ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर रखा गया है तो मतलब ये आपका ऐसे जाएगी रे, और नॉर्मली इससे स्ट्राइक होके फिर से आपकी वापस आ जाती है। क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन रहा होता है 0, तो इसलिए आपकी इमेज जो बनती है आपकी वही बनती है। तो अगर ये आपका इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो मतलब क्या होगा कि ये इसके ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, इसकी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये इसके ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी। तो क्या है, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, ऐसे आ जाएगी, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और ये फिर ऐसे आ जाएगी। और इसी तरीके से करके ये आपकी रे क्या है, ये 20 से शुरू नहीं हुई है, ये आपकी कहां से यहां पर आ जाएगी, ये आपकी कहां पर आ जाएगी, फिर से आपकी इसी जगह पर आ जाएगी। ठीक है, तो इमेज आपकी कहां पर बनने वाली है, 21 पर ही बनेगी। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते थे, और वैसे भी देख सकते थे कि भाई ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया था, 20 पर आ गया था, तो इसकी वजह से जो ये जो इमेज फैक्ट था इसकी 20 पे ही फैक्ट था। लेकिन ये क्या करता है, ये फिर से ये जो स्लैब थी ये इस बार रियल इमेज को इस तरफ फेंक देती, इस तरफ। वो कितना फेंक देती, वो जितना शिफ्ट होता है आपका इस तरफ में उतना ही शिफ्ट बाद में कितना होता है, इस तरफ होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। सो चलिए अब यहीं पर ही हम इसको खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो भाई आपसे फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट होमवर्क के अंदर। आपका जो लेक्चर 10 का जो होमवर्क है उसको हम डील करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।